सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। लॉकडाउन जितना चुनौतीपूर्ण था, अब उसे अनलॉक करना उससे भी कई ज्यादा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसमें राज्यों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। राज्यों को न सिर्फ कोरोना से मुकाबला करना है, बल्कि इस मुकाबले के साथ साथ उन्हें अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है। ऐसे में क्या होगा अनलॉक का राजस्थान मॉडल? कहां छूट दी जाएगी, कहां अभी भी बंदिशें और पाबंदी होगी? ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मीनाक्षी जी, हमने पहले ही तय कर रखी थी, क्योंकि तो मालूम था कि लॉकडाउन लगाना बड़ा आसान है पर खोलना बड़ा मुश्किल काम है। ये बात कई बार हमने रिपीट की थी और वही हो रहा है। लॉकडाउन 2, 3, 4 उसके बाद में आप देख रहे हैं कि अब बारी है लॉकडाउन को कैसे समाप्त किया जाए, पर वो भी एक साथ नहीं हो सकता है। हमने तैयारी उसी ढंग से कर रखी है जिससे कि हमारे यहाँ पर आवागमन भी शुरू हो गया है, इंडस्ट्री शुरू हो गई है, काम धंधे व्यापार शुरू हुआ है और हम लोग पूरी स्वास्थ्य सेवाओं को भी उतनी तवज्जो दे रहे हैं, कोविड पेशेंट को भी और नॉन कोविड पेशेंट को भी। तो आज सब राज्यों की रेवेन्यू जो जिस रूप में कोलैप्स हो गई है, केंद्र की भी हो गई है, उसके बावजूद भी राज्य सरकारें कोई कमी नहीं रख रही है मुकाबला करने के अंदर। और भारत सरकार से मैं अपेक्षा करते हैं वो पूरी तरह आगे आकर के केंद्र सरकार राज्यों को इमदाद करे। तैयारी हमारी पूरी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मजदूरों की समस्या इसलिए आएगी कि मजदूरों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं हो सका। जिस रूप में अचानक लॉकडाउन कर दिया गया, उस कारण से मजदूर लोगों को तकलीफ हुई, जानी हुई थी। पर राजस्थान ने उस फ्रंट पे भी हमने अच्छा काम किया। हमने श्रमिक एक्सप्रेस की तरह श्रमिक एक्सप्रेस बसें शुरू कर दी। कोई मजदूर सड़क पे दिखेगा नहीं, ये हमने संकल्प कर लिया। एसडीओ के माध्यम से उनको रखा गया, कैंपों में भेजा गया, आराम से पहुंचा गया सब जगह। इसलिए हमारी तैयारी पूरी है और उसमें 4 समय लगेंगे। ये आसान काम नहीं है। रेवेन्यू कब शुरू होगी, कैसी होगी, अभी तो मैं समझता हूँ कि बहुत तकलीफ आ रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब मिलकर के हम लोग चलेंगे। अनलॉक करना है या फिर ये अभी भी लॉकडाउन का एक एक्सटेंशन है राजस्थान में? क्योंकि आपके कुछ बयान में देख रही थी जिसमें आपने कहा कि हम इसे थोड़ा सा और एक्सटेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी भी राजस्थान में कई सारे हॉटस्पॉट एरिया हैं। हॉटस्पॉट एरिया तो चाहे भारत सरकार कहे या नहीं कहे, सब राज्यों को क्या कर्फ्यू लगा हुआ है। इसलिए पहले 2-3 किलोमीटर पे कर्फ्यू लगते थे, अब दायरा सीमित कर दिया गया। उनके ऊपर बात रखी जाएगी, मॉनिटरिंग होगी, पेशेंट बढ़ने नहीं चाहिए। इस रूप में हमारी तैयारी है। इसलिए मैंने अगर ये कहा है कि लॉकडाउन तो एक प्रकार से करीब करीब जब आवागमन शुरू हो गया सब राज्यों के बीच के अंदर, राज्यों के अंदर भी सबसे छूट दे दी गई एक्सेप्ट कंटेनमेंट एरिया के। तो लॉकडाउन तो एक प्रकार से समाज की तरह ही है, परंतु रात का कर्फ्यू 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का लगा रहेगा। परसेप्शन लॉकडाउन में रहना चाहिए, मेरा मानना है। जनता के दिलो दिमाग में रहना चाहिए कि जब लॉकडाउन में जो हमने स्टेप उठाए थे और ध्यान रखा था अपने आप का, चाहे वो मास्क लगाने की बात हो, डिस्टेंसिंग की बात हो, हाथ धोने की बात हो, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो तकलीफ पाएंगे। ये हमें पब्लिक को एजुकेट करते रहना पड़ेगा, वही हमने काम शुरू कर दिया है। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि होटल्स खोले जाएंगे, रेस्टोरेंट खोले जाएंगे, धीरे धीरे शैक्षणिक संस्थानों को भी आप खोलने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे? वही जो उन्होंने जो जिस प्रकार से रखा है कि एक बार 8 जून से शुरू करेंगे रेस्टोरेंट होटल खोलना। लॉकडाउन उसको 5 मान लीजिए, कुछ कर लीजिए। उसके बाद में फिर सेकंड आएगा, संस्थाओं के खोलने की बारी आएगी, फिर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बारी आएगी, मेट्रो की बारी आएगी। ये तमाम काम जो है, मैं समझता हूँ कि आज तक भारत सरकार की एडवाइजरी और राज्यों की जो अप्रोच थी पूरे देश के अंदर, वो ढंग से काम चला है। आगे भी हम नहीं चाहते कि ये कोरोना की बहुत भयंकर महामारी है,
दुश्मन बड़ा है, मुकाबला मिलके करना है और जंग जीतनी है। तो केंद्र राज्यों को मिलके लड़ना पड़ेगा, पब्लिक को साथ देना पड़ेगा। हर राज्य में पॉलिटिकल पार्टी है, कोई हो, धर्मगुरु है, एक्टिविस्ट है, सोशल वर्कर है। हमने ऐसे काम किया है, सबको साथ लेके चले, रिटायर्ड डॉक्टर्स को साथ लिया, तब जाके हम मुकाबला कर पाए हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है, हमारे यहाँ पर रिकवरी रेट जो है देश का सबसे अधिक है, 67.26% रिकवरी रेट सबसे अधिक है, जबकि नेशनल लेवल पर 48.24% है। तो रिकवरी रेट हमारे यहाँ अच्छी है। और आप देखेंगे कि डबलिंग के रेट जो है हमारे 19 दिन है, नेशनल लेवल 15 दिन है। इस प्रकार से हमने ध्यान दिया है सब जगह। पर मिलियन पॉपुलेशन पे जो टेस्ट हो रहे हैं हमारे 5000 से अधिक हो रहे हैं, नेशनल लेवल पे 2800 ही है। फैसिलिटी रेट भी 2.2% हमारे यहाँ, नेशनल लेवल 2.8% है। टेस्टिंग हमारे 0 था पहले, आज 14,000 टेस्टिंग पर डे हो रही है। आने वाले वक्त में 25,000 तक ले आ रहे हैं। इस पूरे लॉकडाउन पीरियड में हमने हमारी स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया। और तो और आपको खुशी होगी, टीकाकरण का कार्यक्रम में हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लगातार 1 लाख से अधिक महिलाओं के बच्चों के टीकाकरण का काम भी चालू हुआ है। और गर्भवती महिलाएं जो थी उनके लिए भी हमने बाकायदा पूरी ट्रैकिंग करी है। और 500-550 ने गाड़ी लगाई, मोबाइल वैन लगाया है गाँव गाँव में, जिससे नॉन कोविड पेशेंट को भी आराम रहे इलाज करने के अंदर। इस प्रकार से बहुत शानदार तरीके से हम लोगों ने कोशिश करी, जिस प्रकार से हम कोरोना का मुकाबला भी करें, नॉन कोविड पेशेंट को तकलीफ भी नहीं हो, और अब ओपन एयर के माध्यम से वापस रेवेन्यू आना शुरू हो और काम धंधे वापस प्रारंभ हो जाए। इस प्रकार हमने कोशिश करी है। सर, तमाम कोशिशें हो रही हैं और आप भी ये जान रहे हैं कि अनलॉक की ये जो प्रक्रिया ये बहुत चुनौतीपूर्ण है, ये आप ही ने कहा। ऐसे में जब यातायात और ज़्यादा बढ़ेगा, लोग काम करना शुरू करेंगे, फैक्ट्रीज में, मिलों में, होटल रेस्टोरेंट खुलेंगे, तो एक डर ये भी बना रहेगा कि कोविड की संख्या, पेशेंट्स की संख्या बढ़ भी सकती है, कम्युनिटी स्प्रेड भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति यदि आती है तो इसके लिए राजस्थान सरकार की क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, वही तो मैंने वो कहा कि हमने पूरे लॉकडाउन पीरियड के अंदर 10 सप्ताह तक हमने ही काम किया है कि हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है। और तो और नंबर पार्लियामेंट का जो 2 साल का जो फंड होता है वो केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया। हमने उसको क्या किया, समाप्त करने के बजाय MLA के फंड को 2 साल का 900 करोड़ रुपये करीब हमने कन्वर्ट कर दिया है मेडिकल सर्विसेज को मजबूत करने के अंदर। आप समझ सकते हैं उसके कारण से आज गांव में PSC, सब सेंटर, CSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब जगह पर मजबूती आएगी। टेस्टिंग फैसिलिटी हमने हर जिले में, हिंदुस्तान में पहला राज्य राजस्थान होगा जहाँ की हर जिले में टेस्टिंग स्थापित की जा रही है। 17 जिलों में कर चुके हम लोग, बाकी जगह काम किया गया है। उसी प्रकार से सारी सर्विसेज जो है मेडिकल की हम इससे मजबूत करना चाहते हैं। कोविड का मिजाज पता नहीं किस रूप में जाएगा, कहाँ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं जल्दी समाप्त हो जाएगा, कुछ कहते हैं जुलाई अगस्त में बहुत ज्यादा है विस्फोटक स्थिति बनेगी। तो सब तरह की स्थिति का मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इस सोच के साथ में हम लोग काम लगे हुए हैं। और अभी प्रवासी जो लोग आए थे उनकी 2543 प्रवासियों को पॉजिटिव निकला, परंतु आपको यहाँ खुशी होगी तो उसके अंदर भी हम लोगों ने कंट्रोल करता शानदार कंटेनमेंट जो हमने उनके लिए व्यवस्था करी है। गांव-गांव में उनके सब्जेक्ट क्वारंटाइन की एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। गांव-गांव के अंदर चाहे होम क्वारंटाइन हो, उसकी पूरी मॉनिटरिंग गांव वाले खुद कर रहे हैं। और अभी मैंने बीसी करी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पूरे राजस्थान के तमाम 11,000 जगह पर जो पंचायत, हमारी पंचायत समिति, ग्राम पंचायत हैं, सर सरपंच को टच किया है, वहाँ के पटवारी को, ग्राम सेवक को, वहाँ के ANM को, आशा सहयोगी को। आपको आश्चर्य होगा कि लंबी बीसी चलाई और सबको हमने 15-20 जगह मैंने खुद ने बात करी सरपंचों से, गांव तक हमने इन्वॉल्व कर लिया लोगों को, जिससे कि सब मिलकर के कोरोना का मुकाबला करने में हम कामयाब रहे। बेशक राजस्थान सरकार बहुत ही उम्दा तरीके से काम कर रही है कोरोना को कंट्रोल करने में। अब मैं थोड़ी सी राजनीतिक मुद्दों पर आती हूँ। अशोक जी, मैं आपकी ट्विटर टाइमलाइन देख रही थी, आप रेल मंत्री पीयूष गोयल से खासे नाराज नजर आ रहे हैं, क्या वजह है? मैं नाराज किसी से नहीं रहता।
रेल मंत्रालय का अपने बिना पोर्टफोलियो का मंत्री बना देना चाहिए। देखिए, पहले श्रमिकों को जो सड़कों पे जाते हुए देखा पूरे देश में दुनिया ने, उससे आप और हम सब लोग विचलित हो गए। कैसे कैसे सीन के बच्चे मर रहे थे, माँ के साथ बच्चा, माँ मर रही है, बच्चा आसपास घूम रहा है, डिलीवरी हो रही है रेलवे प्लेटफॉर्म पर, क्या क्या नहीं हुआ, ट्रकों में चल रहे हैं। और उसके बाद में जब ट्रेनें शुरू करी 1 मई को, तो आपने कहा किराया वसूल करे राज्य सरकार से। मामूली किराया था, कोई ज़्यादा किराया नहीं था। उसके बाद में जो रेलों की व्यवस्था थी उसमें कोई इंतजाम ठीक नहीं थे, लोग दुखी हो गए। उसके बाद में रेलें जो है, ट्रेनें वो रास्ता भूलने लग गई। जाना है पटना जा रही है, राउरकेला जा रही है, जाना है बिहार में और जगह पर, राजस्थान से जा रही है वो मालदा जा रही है बंगाल में। तो 40 से अधिक ट्रेनें रास्ता भूल गई देश के अंदर। ऐसा इतिहास में आज तक कभी हुआ? ट्रेनें चलती है तो सिग्नल डाउन होता तो गाड़ी जाती है, स्टेशन के बाहर जाती है, टोकन सिस्टम होता है। तो क्या कारण था कि इसका क्या स्थिति बन गई कि ट्रेनें रास्ते भूलने लग गई और मंत्री के मुंह से एक शब्द निकला। तब मैंने ये नहीं कहा उनका इस्तीफा देगा, ये काम प्रधानमंत्री का। हाँ, अगर सरकार यूपीए की होती, आज जो सत्ता में लोग वही मांग करते कि मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। वो सब आप जानते हो पहले क्या क्या होता था। हमने यही कहा बड़े प्यार से कि आप इनको मंत्री रखो, क्योंकि आप बहुत प्यारे आपके मंत्री हैं, कृपा करके रेल मंत्रालय इनसे वापस ले लो, विदाउट पोर्टफोलियो इनको मंत्री रखो। और ये एक्सपर्टाइज रखते हैं अपने चंदा उगाने के अंदर, इन्वेस्टमेंट से, डोनेशन लेने की मास्टरी है, वो काम पहले से कर रहे हैं, 6 साल से कर रहे हैं, मुझे मालूम है। उस काम को जारी रखे, हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। और कृपा करके रेल मंत्रालय बहुत इम्पोर्टेंट मंत्रालय है, और जिस रूप में रेल मंत्रालय का हो रहा था देश के अंदर आजादी के बाद से ही, रेल बोर्ड का बहुत बड़ी रेपुटेशन रही है, उसको बर्बाद होने से बचाना चाहता हूँ मैं। क्योंकि अगर रेल आज इतना बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का साधन बना हुआ देश के अंदर, नेटवर्क पूरा कंट्री में कोई देश चल रहा है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका रेलवे की होती है, ट्रांसपोर्ट की होती है। अब तो आप देख रहे हैं कि फ्रेट कॉरिडोर बनने लग गए हैं दिल्ली से मुंबई। क्या क्या होगा आने वाले वक्त में, और ट्रेनें अगर रास्ते बुने लग जाएगी तो कितना मैस हो जाएगा। इसलिए मैंने जानबूझ के बात कही, कोई मेरी दुर्भावना किसी की बत्ती नहीं लगती है जी। 2 लेकिन बयान पीयूष गोयल के ही हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें ये बातें उन्होंने शामिल की। उन्होंने कहा कि 2019-20 में रेल दुर्घटना से एक भी मौत नहीं हुई, ये भारतीय रेल की कामयाबी है। 3750 श्रमिक ट्रेनों का इस कोरोना काल में परिचालन हुआ और इससे 50 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाया गया। ये इसे भी अपनी कामयाबियों में गिन रहे हैं। आवाज बंद हो गई। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अशोक जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अब आ रही है। जी, मैं दोबारा अपना सवाल दोहरा रही हूँ। पीयूष गोयल रेल मंत्री ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने अपनी 2 कामयाबियों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि 2019 और 20 में एक भी रेल की दुर्घटना नहीं हुई, और साथ ही साथ इस कोरोना काल में 3750 से अधिक श्रमिक ट्रेनों का परिचालन हुआ। माफ कीजिए, 3705 श्रमिक ट्रेनों का परिचालन हुआ, जिसने 50 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया। ये भारतीय रेल की कामयाबी है। एक कामयाबी क्या होगी? करोड़ों लोग पर डे, लाखों लोग ट्रेन सफर करते हैं। अगर पहली बात तो कोरोना का लॉकडाउन अगर 4 घंटे के बजाय 4 दिन बाद में होता, ये नौबत नहीं आती। लंदन हुआ, कोई बात नहीं, हो गया। उसके बाद में आपने अगर व्यवस्था की होती ढंग से, तो लोग आराम से बसों में, ट्रेनों में। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सबको, तो क्या ये काम हम पहले नहीं कर सकते थे कि हर जगह? राजस्थान हमने किया, राजस्थान में एसडीओ तक को कह दिया कोई भी आपके क्षेत्र में पैदल चलते हुए मजदूर नहीं मिलना चाहिए। अगर पैदल पे चल रहे हैं उनको आप कैंपों में ले जाओ, उनकी व्यवस्था करो खाने पीने की, सोने की, और उनको बसों में भेज दीजिए, उनके गाँव तक भेज दीजिए। अगर हम कर सकते हैं तो पूरे मुल्क में अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वही काम अगर ये लोग करते, तो आज जो मजदूरों की दुर्दशा देखी नहीं किसी से भी वो स्थिति नहीं बनती। इसलिए अगर
यात्रियों को ले गई, तो इसमें उपलब्धि क्या हुई है? ये तो उसका काम है। और अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो अच्छी बात है, उसको हम कब उस पर आरोप लगा रहे एक्सीडेंट आपके वक्त में नहीं हुआ या हो गया। ये बातें कोई मेरे आर्ग्यूमेंट को काउंटर नहीं करती। ट्रेन रास्ते कैसे भूल गई, ये समझ के परे हैं। 40 साल से मैं देख रहा हूँ, कभी मैंने नहीं सुना कभी कोई ट्रेन रास्ता भूल जाए। हाँ, कभी कभी इंजन थोड़ा आगे चला जाता है, छोटी बड़ी बातें होती है। बिना सिग्नलिंग सिस्टम के, बिना टोकन सिस्टम के, बिना इनके इंटरनल अलग कम्युनिकेशन सिस्टम होता रेलवे का, ये तो जा नहीं सकती थी। 9 दिन लग गए ट्रेन को पहुंचने में गंतव्य स्थान। 9 दिन, 15-20 लोग मर गए उसके अंदर। कुल कितने लोग मरे हैं? करीब 80 लोग मर गए मेरे ख्याल से ट्रेनों में। आप बताइए, ट्रेनों में वैसे 80 लोग मर गए, ये कितना बड़ा क्राइम हुआ है? उसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं पीयूष गोयल जी? उसका जवाब अभी तक आया नहीं। मैं इंतजार कर रहा हूँ वो क्या जवाब देंगे। जी, इंडिया टीवी के माध्यम से अशोक जी आपका सवाल पहुंच रहा है रेल मंत्री के पास। उम्मीद है कि वहां से भी जवाब आएगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी भी इशारों में प्रियंका गांधी पर अपना बयान करते हुए वार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्विटर पर आलोचना करने वालों ने एक पैकेट खाने का किसी को नहीं बांटा, और फिर वो एक बार आप पर भी करते हैं कि कोटा से बच्चों को लाने का पैसा लेने वालों ने फर्जी बसों का आंकड़ा देकर मजदूरों के साथ खिलवाड़ किया। क्या कोई देशवासी विश्वास कर सकता है? 2 बातें हैं। पहली बात तो प्रियंका जी के आदेश से, निर्देश से हमारे यूथ कांग्रेस ने, NHY ने शानदार काम किया। खाने के पैकेट ही बांटे हैं, पका हुआ खाना बांटा है पूरी यूपी के अंदर ही, पूरे देश के अंदर। नंबर 2, बसें ऑफर की गई, पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया, फिर मना कर दिया, क्या फायदा रहा? नंबर 3, कोटा की बात करते हैं। मैं आपको जो कहूंगा आपको आश्चर्य होगा, हमने 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं मजदूरों को राजस्थान से यूपी भेजने में, बसों में भी और ट्रेन के अंदर भी। जो सरकार 5 करोड़ खर्च कर सकती है, वो 36 लाख रुपए मांग सकती है। ये छात्र जो थे, बिहार की गवर्नमेंट हो, झारखंड की हो, मध्य प्रदेश की हो, यूपी की हो, सब सरकारों ने देखा हमारी भाई छात्र अगर राजस्थान सरकार खर्च करके, पैसा खर्च करके भेजेगी तो हमारी बदनामी होगी, तो हम छात्रों को लेके नहीं आए। ये सब ने तय किया कि हम खुद पैसा देंगे, राजस्थान सरकार नहीं देगी। उन्होंने खुद ने रेलवे को पैसा चुकाया, हमें नहीं चुकाया है। ये जो बच्चा आई थी इनकी, प्रियंका गांधी जी को बसों को इन्होंने कहा कि ड्राइवर का डिटेल चाहिए हमें, और बसों का जो फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पर ये बसें भेजी थी इन्होंने, जिसमें डीजल कम पड़ गया, वो हमने भरवाया था। बसें कम पड़ गई तो हमने बसें दी। इन्होंने कहा इसका पेमेंट हम खुद करना चाहेंगे, इसलिए सरकार ने पैसा 36 लाख क्या होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी आज इंडिया टीवी के मंच से जब जुड़े और मुख्यमंत्री सम्मेलन में ही वो शामिल हुए थे, उन्होंने बार बार ये कहा कि राजस्थान सरकार ने हमें मजबूर कर दिया, बार बार ये कह के कि हमें ये बिल चाहिए, वो लेटर्स दिखा सकते हैं। आपने, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ भी किया, 36 लाख रुपए का हिसाब किताब उन्होंने खुद ने कहा डीजल भरवाइए, हम पैसे दे रहे हैं, हमारा डीजल कम पड़ गया, बसें कम पड़ गई, आप बसें भेजिए, हम उसको किराया देंगे। मैंने आपको कहा किराया क्यों देंगे, आप समझ सकते हैं। उसके कारण अगर मान लो रेल ट्रांसपोर्ट, हमारा बस ट्रांसपोर्ट जो है कॉर्पोरेशन रोडवेज का, उससे बिल भेजे होंगे रूटीन के अंदर, पैसे आगे मायने क्या रखता है। अच्छा, 5 करोड़ हम बार कह रहे हैं, 5 करोड़ हम खर्च किए हैं उनके लिए, तब भी क्योंकि रास्ता की व्यवस्था शानदार रही है, इनके पास कहने कुछ है नहीं। इसीलिए हम कोई बात, मैंने कई बार कहा, प्रधानमंत्री महोदय से मैंने निवेदन किया, सोनिया गांधी जी आपको कह चुकी है पूरी पार्टी आपके हाथ खड़ी मिलेगी। तो अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है, अभी अन्य विपक्षी पार्टी हो, अगर वो सुझाव देती है सरकार को, तो उसको पॉजिटिव में भी लेना चाहिए। माने नहीं माने उनकी मर्जी की बात है, परंतु मैं ये पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी चले गए मजदूर से मिलने के लिए, और सीधा मंत्रियों की फोन उतरती है आपके मीडिया के माध्यम से, और कांग्रेस और नेताओं को उनके ऊपर कटाक्ष करती है, कई सद्भाव छोड़ती रहती है, टिप्पणी करती है। अच्छी बात है क्या? आप सिला मत मानो, कौन कह रहा है आपको? और इस प्रकार की जो ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बच्चे हैं उससे।
हम चाहते हैं कि कोरोना तक कोई लड़ाई पॉलिटिकल दिखे नहीं, देश के लड़ाई दुनिया को नहीं दिखे। दुनिया को लगे कि पूरी देश की जनता, पॉलिटिकल पार्टियां, सभी धर्म के लोग, सभी जातियों लोग मिलकर कोरोना की जंग लड़ रहे हैं। ये संदेश सही बात है अशोक जी, जब तक सभी, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, और इसमें तो हम एनजीओस को और इंडिविजुअल जो मदद आ रही है हम उसका भी नाम लेना चाहेंगे। जब तक सब एक साथ नहीं लड़ेंगे तब तक कोरोना का सामना करना बहुत मुश्किल है। मैं एग्री करता हूँ आपसे, हमने राजस्थान में किया भी है, सब साथ दिया हम लोगों को। और यूपी रोडवेज ने तो मैं फिर कहना चाहूंगा आपको, बिल मांगा हमसे, तब बिल भेजा गया। अशोक जी, आपने एक और बयान दिया था, आपने ये कहा था कि एनडीए बीजेपी सरकार देश को पीछे ले जा रही है। आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, आज कोई भी देश दुनिया के अंदर आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के आधार पर देश की इकोनॉमी बढ़ती है, देश मजबूत होता है, आगे बढ़ता, विकास होता है। बिना अर्थव्यवस्था कुछ नहीं होता है। और आर्थिक रूप से ये जब 7-8% जीडीपी थी देश की यूपी के वक्त में, आज 3% पे आ गई है देश के अंदर। ये क्यों होगा? बार बार आगाह किया गया, एक्सपर्टाइज अर्थशास्त्रियों ने, इनको विपक्षी पार्टियों ने कभी ध्यान नहीं दिया। कोरोना के पहले से ही इकोनॉमिक स्लो डाउन शुरू हो गया था, ज्यादा बहुत बड़ा। कोरोना ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया, इकोनॉमी को ठप कर दिया देश के अंदर। चिंता होना स्वाभाविक है, चिंता होना स्वाभाविक है। उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है उसकी इतनी आलोचना हुई है जो कुछ सोच नहीं सकता। हर पॉलिटिकल पार्टी आलोचना कर रही है। 90% आप लोन दे उसके अंदर, उसका क्या फायदा मिलेगा? तो इनकी नीति गलत है। पीयूष गोयल ये कह रहे हैं अशोक जी कि वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत ने 14 स्थानों की छलांग लगाते हुए 63वां स्थान हासिल किया है। तो यहाँ पर भी वो सरकार की उपलब्धि गिनवा रहे हैं। मैं एक बार दोबारा से कोरोना पर लौटना चाहती हूँ और कोरोना पर बात करना चाहती हूँ। इस वक्त अरविंद केजरीवाल भी ये कह रहे हैं कि उनके माफ कीजिए, राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है, केंद्र उनकी मदद करे। क्या राजस्थान सरकार भी कुछ ऐसी मांग कर रही है आर्थिक पैकेज को लेकर कि अब केंद्र सरकार को कुछ अतिरिक्त मदद देनी चाहिए राज्य सरकारों को? देखिए, ये बात तो जब पहली विषय हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माननीय प्रधानमंत्री के साथ में, मोदी जी के साथ में, तब मैंने सवाल उठाया था कि आपको चाहिए कि 1 लाख करोड़ का पैकेज ग्रांट के रूप में पूरे मुल्क के राज्यों को दें। किसी को 3000 करोड़ मिलते, किसी को 5000 करोड़ मिलते। वो बात नहीं मानी गई। हमने कहा कि आप इंटरेस्ट से लोन दिलाइए आरबीआई से। हमने कहा कि आप जो राज्य सरकारों पे कर्जे होते हैं, चुकाने पड़ते हैं कॉर्पोरेशन को देश के अंदर, उनको मॉनिटरिंग कर दिए 6 महीने के लिए। हमने कहा था जीडीपी का 3% हम कर दे सकते हैं, 5% कर देंगे। अब 5% किया इन्होंने, शर्तों के साथ किया, पर ग्रांट नहीं दी इन्होंने। मैं ये कहना चाहूंगा कि असली लड़ाई कौन लड़ रहा है देश के अंदर कोरोना से? असली लड़ाई लड़ रहे हैं राज्य लड़ रहे हैं, जो चुनी सरकार है वहां पर से किसी पार्टी की हो। तो क्या भारत सरकार को आगे आके, जहाँ जितने पेशेंट है, आबादी है, क्या संभावनाएं आगे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं मजबूत होगा, कहीं कमजोर भी होगा। हमारे यहाँ तो उन्होंने बहुत मजबूत कर रखा, मान लीजिए, कहीं कमजोर भी हो सकता है। तो हमने कहा आप इन बातों को आगे रखते कैसे अधिक से अधिक इमदाद खुद आगे आके ग्रांट के रूप में दे सकते राज्यों को, ये फैसला आपको करना चाहिए। इसमें क्या बुरी बात है? ये कोई फैसले नहीं हो रहे हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज की बात हो रही है, बार बार कुछ योजनाओं की बात हो रही है, कुछ पैसा हमें फंड में इनका दिया, उसमें हमें छूट दे दी, आप खर्च करते हैं, अच्छी बात है। अभी कुछ मजदूरों के लिए इन्होंने गेहूं देने की बात की है, वो हम वेलकम करते हैं। पर मैं नहीं कहता, ये इनके खुद के जो लोग हैं उनसे पूछ लें आपस के अंदर, क्या राज्यों की जो रेवेन्यू 30% रह गई है राज्यों के अंदर, 20% रह गई है लॉकडाउन के कारण से, क्या वो समझ पाएंगे बिना केंद्र सरकार की इमदाद के? उनके पास आरबीआई भी है, उनके पास नोट छापने की मशीनें भी है,
राज्य के पास तो अशोक वो जी, मेरे ख्याल नहीं से है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान की ये चाहती है कि उन्हें ग्रांट दिया जाए बजाय इसके कि क्रेडिट पर लोन दिया जाए, और यही मांग आपने पिछली दफा भी उठाई थी, आप इस दफा भी उठा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ तालमेल अच्छा बने, बेहतर बने और जल्द से जल्द राजस्थान कोरोना मुक्त राज्य बने। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपका, कीमती शुक्रिया, समय के लिए। विशेष रूप से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया अशोक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो ये है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने कहा कि राजस्थान कोरोना से लड़ने के लिए न सिर्फ पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन अगर समस्याएं और बढ़ती है, चुनौतियों का सामना करने के लिए केंद्र सरकार से वो अतिरिक्त मदद की पैकेज की मांग करते हुए वो ये कह रहे हैं कि हम सशक्त रूप से इस कोरोना से जंग लड़ेंगे। अब आप हमारे साथ देखिए, मुख्यमंत्री सम्मेलन की अगली कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल।